तो रक्षशाला के अंदर ही आगे बढ़ते हैं। उसका प्लेस कल हमने देखा था। प्लेस ऐसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए, तो उसमें मैं बताया था कि आतंक रहित देशीय धर्म राज्य मनोरम, यानी कि जहाँ पे कोई भी प्रकार का हमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे बहुत सारे रोग फैले हुए ना हो, वहाँ पे ऐसे लोग ना हो जो हमारे कार्य में बाधा रूप बने, और उमा माहेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हो, वहाँ पे समृद्ध नगर हो, हमारा रॉ मटेरियल जो है हमें अच्छी तरीके से मिल जाए, सप्लाई हमारा रॉ मटेरियल का अच्छा हो, जहाँ पे हमारे जो इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो कुछ भी हमें चाहिए वो भी हमें मिल जाते हो। ऐसी सारी क्राइटेरिया हमने देखे थे, जहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छा हो, आसपास में ही औषधियाँ हमारी उगती हो, वही सारे जगह हो, ऐसी ही सारी क्राइटेरिया होगी, वैसी जगह पे हम यहाँ पे रसशाला का निर्माण करेंगे। फिर उसका बिल्डिंग के बारे में हमने थोड़ा देखा था कि कैसा होना चाहिए, चारों तरफ बड़े बड़े दरवाजे होने चाहिए, अच्छा हवा आना चाहिए, यानी कि वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, हवा उजास भी, प्रकाश भी अच्छा आना चाहिए, सुविस्तरणा एक बड़ी, काफी एरिया कवर करती है, ऐसी बड़ी जगह में होनी चाहिए, अच्छी खिड़कियां, वातायन सम्यक वातायन, यानी कि अच्छी खिड़कियां होनी चाहिए, और दिव्य चित्रों से विचित्रित किया हुआ होना चाहिए, यानी कि वहां पे यक्ष त्रक्ष सहस्त्राक्ष, यानी कि यक्ष के या फिर शिव के या इंद्र के, या आज के समय में हम देखेंगे तो जो हमारे रसशास्त्र के जो एक्सपर्ट थे, जैसे कि नागार्जुन है, व्याडी है, उन सबके चित्र वहां पे होने चाहिए, या फिर एटलीस्ट हम फोटो फ्रेम बना के वहां पे रख सकते हैं। और नाना उपकरण, यानी कि बहुत सारे प्रकार के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीनरीज होनी चाहिए। तो ऐसी सभी व्यवस्था जिस बिल्डिंग के अंदर हो, ऐसी बिल्डिंग हम बनाएंगे। फिर प्लान, प्लान हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। तो कल तो थोड़ा सा ही बताया था कि डायरेक्शंस के अनुसार प्लान है हमारा, जो रसशाला का बिल्डिंग बनाने का, उसके अंदर कौन सा कर्म करना है, उसका उसका पूरा प्लान हमें बताया गया है, और वो बहुत सोच समझ के बनाया गया है, ऐसा प्लान है। तो यहाँ पे हमें उस प्लान को फॉलो करना है। लेकिन पहले हमने कल देखा था डायरेक्शंस के बारे में, तो आई होप आपने इंडिया के मैप में या गूगल मैप में खोल के देखा होगा डायरेक्शन कौन सी कहाँ पे है, आपको अभी प्रॉब्लम नहीं होती होगी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में तो पता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट या खास करके उसके संस्कृत नाम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो सभी लोग जानते हैं, है ना। बाकी जो आपको ख्याल रखने वाले नाम है, जिसमें गलती ना हो ऐसा ख्याल रखना है, वो है ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। वैसे भी आज हम डिटेल में देखेंगे कि इन दिशाओं के ऐसे नाम क्यों हैं, या उसमें ऐसा ही कर्म क्यों करना है, तो रीजनिंग से आपको अच्छी तरीके से याद रह जाएगा। तो श्लोक से शुरू करते हैं। शालायाः पूर्व दिक भागे, शालायाः मतलब रसशाला के, शाला शब्द से हमें समझना है रसशाला। तो रसशाला के पूर्व दिक भागे, पूर्व दिक भागे यानी पूर्व दिशा में, पूर्व दिक, दिक यानी दिशा, पूर्व दिशा में क्या करना है, स्थापयत रस भैरवम, रस भैरव की स्थापना करनी है। तो अभी आपको भैरव शब्द से पता है कि भैरव शब्द से हम भगवान शिव को समझते हैं, लेकिन भगवान शिव के भी बहुत सारे रूप होते हैं, तो हमें वहां पे क्या देखना है, रस शास्त्र वाला रूप। रस शास्त्र के अंदर हम वहां पे भैरव की कल्पना करते हैं। तो ये जो रस भैरव है, इसीलिए हम उनको अभी भगवान शिव ऐसा नहीं बोलेंगे, महेश्वर ऐसा नहीं बोलेंगे, कौन सा नाम याद रखेंगे, रस भैरव। तो रस भैरव की स्थापना करनी है, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, है ना। और उसमें भी हम खास ख्याल रखते हैं कि पूर्व दिशा में या ईस्ट डायरेक्शन में रस भैरव की स्थापना इस तरीके से करनी है कि जब सुबह में सूरज उगता है, पूर्व दिशा में से सूरज की पहली किरणें आती है, तो रस भैरव की जो कोई भी मूर्ति होगी वहां पे, उसके ऊपर सूरज सूरज की पहली किरणें पड़े। तो यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखी है, बुक में भी लिखी है कि द हेड ऑफ वस्तु पुरुष, वस्तु पुरुष यानी कि मूर्ति, रस भैरव की जो मूर्ति बनाई गई है वो, तो वो जो है उनका चेहरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। तो पूरा जो बिल्डिंग होगा, उस पूरे बिल्डिंग में राइट साइड में, यहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा होगा, तो ईस्ट या पूर्व में, यहाँ पे ये जो समझ लीजिए कि ये पूरा स्लाइड है, ये पूरा बिल्डिंग का आप प्लान देख रहे हैं। तो उसमें राइट साइड में यहाँ पे मूर्ति की स्थापना करनी है,
रस भैरव की मूर्ति की या रसेश्वर की मूर्ति की। लेकिन ये मूर्ति भी कैसी होनी चाहिए जिसका चेहरा इस तरफ दिखता हो, नॉर्थ ईस्ट साइड उनका चेहरा होना चाहिए। इस तरह से अगर हम मूर्ति की स्थापना करेंगे तो सूरज की उगती किरणों से डायरेक्टली उनके चेहरे के ऊपर प्रकाश आएगा। तो इस डायरेक्शन में बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। और वैसे भी आपको पता रहेगा या आयुर्वेद में सभी जगह पे उत्तर दिशा और पूर्व दिशा को काफी ज्यादा महत्व दिया गया रहता है। तो यहाँ पे पूर्व दिशा से हम शुरुआत करते हैं और फिर सारी ही दिशाओं की बात करके हम लास्ट में वापिस हमारा सर्कल जो है वो पूरा करेंगे। तो अभी श्लोक में आगे बढ़ते हैं। पूर्व दिशा में स्थापयेत रस भैरवम। उसके बाद है वहनी कर्माणि च आग्नेये। तो अभी वहनी कर्म करना है आग्नेय दिशा में। तो आपको यहाँ पे पता चलता है ये आग्नेय दिशा है। भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो अंडमान निकोबार टापू जहाँ पे है वो आग्नेय दिशा है। और वैसे भी अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि अग्नि देवता जो होते हैं, जो ये अभी तो बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में बात होती है, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। जब हिंदू धर्म नहीं वैदिक धर्म था तो उस समय पे सिर्फ 5 तत्वों को पूजा जाता था। तो वहां पे अग्नि जैसे हमारे पंच महाभूत है वही अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता यानी कि वरुण देवता उतने ही थे। तो वो 5 को ही सिर्फ पूजा जाता था जो सचमुच में हमें काम में आते हैं कि अग्नि है तो हम खाना पका सकते हैं उस तरीके से। तो ये जो अग्नि देवता जो है वो अग्नि दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि साउथ ईस्ट। तो ये जो साउथ ईस्ट है या भारत के मैप में आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार जहाँ पे है वो वाला भाग या फिर राइट साइड में लोअर पार्ट। तो यहाँ पे आग्नेय दिशा उसको बोलते हैं। और इस आग्नेय दिशा में अग्नि का उपयोग करके करने वाले सारे कर्म करने हैं। जैसे कि मुझे किसी चीज को बॉईल करना है, उबालना है तो बॉइलिंग का काम, किसी चीज को सेकने की जरूरत है तो फ्राइंग का काम, या कुकिंग का काम, या जितना भी हमें दवाई बनाने के अंदर आप साल भर में सीखेंगे तो जहां जहां पे भी अग्नि का उपयोग आएगा, चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर, भट्ठी के ऊपर, है ना, तो जहां कहीं पे भी इस तरह का जो कुछ भी काम होगा वहनी कर्म बोलते हैं। तो वहनी और अग्नि सिनोनिम है। तो वहनी कर्म या अग्नि संस्कार जो कुछ भी होंगे वो दवाई बनाने के अंदर अग्नि का जहां जहां पे भी उपयोग होगा वो सभी कर्म हमें अग्नि दिशा में करने हैं या आग्नेय डायरेक्शन में करने हैं। अग्नि देवता जो है लॉर्ड ऑफ फायर जिसको बोलते हैं वो अग्नि दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह के सारे काम करने हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण भी नीचे दिए हैं, खास करके रसशास्त्र के उदाहरण देखेंगे। वैसे वैशेज्य कल्पना में तो ये बॉइलिंग, फ्राइंग, कुकिंग सब आएगा, लेकिन हम रसशास्त्र के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला, अब सबसे नीचे की लाइन देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखा है पुट। पुट, तो ये जो पुट जो है वो एक तरह की भट्टी होती है। और इस पुट के अंदर ये भस्मीकरण की प्रोसेस होती है। पुट के अंदर भस्मीकरण की प्रोसेस होती है। हम हमें किसी भी दवाई की अगर हमें भस्म बनानी है हमारे रॉ मटेरियल की तो वो पुट में बनाई जाती है। पुट के अलावा भी बनती है लेकिन सभी जगह पे मोस्टली पुट में ही दवाई बनाई जाती है। अभ्रक की भस्म बनानी है, चांदी की भस्म बनानी है, हीरे की भस्म बनानी है, तो ये सभी काम हम कूट में करते हैं। हमारे कॉलेज में, हमारा जो कॉलेज है, बिल्डिंग के राइट साइड में आप जहाँ पे देखेंगे तो हमने वहां पे 3 भट्ठी बनाई हुई है। तो वो भी पुट है, उसमें जो स्क्वायर है वो दोनों पुट है। तो वो जो है पुट का हम उपयोग करेंगे और भस्म बनाएंगे। आप जब यहाँ पे प्रैक्टिकली आ जाएंगे तो आपको भी भस्म बनाने का प्रैक्टिकल करेंगे। फिर है एक और एक कर्म यहाँ पे लिखा है सत्व पातन। सत्व पातन यानी कि किसी भी द्रव्य का सत्व, उसका जो इसेंस भाग है, उसका जो सार भाग है, वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है हमें। तो सत्वपातन वैशेज्य कल्पना में कुछ अलग तरीके से होगा क्योंकि वहां पे वनस्पतियों का सत्वपातन करना होता है। और हमारे रसायन शास्त्र में कुछ अलग तरीके से होगा। यहाँ पे खनिज द्रव्यों का सत्वपातन करना होता है, जो खान खदानों में से हमें मिलते हैं द्रव्य, पत्थर या पृथ्वी महाभूत प्रधान जो द्रव्य होते हैं उनका सत्वपातन करना होगा। तो वो जो है
पुट के बाजू में हमारे कॉलेज के अंदर पुट के बाजू में एक सर्कुलर या राउंड शेप की एक भट्टी बनाई गई है। हमने जो बनाई है उसका नाम है सर्वार्थकारी भ्राष्टी। तो वो सर्वार्थकारी भ्राष्टी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी अलग अलग भ्राष्टी होती है या भट्टी होती है। तो वहां पे हम सत्वपातन का काम करते हैं। वहां पे पुट में जितना अग्नि दिया जाता है उससे कई ज्यादा अग्नि हम वहां पे भट्टी में देते हैं। तो उस भ्राष्टी के अंदर वहां पे, और वहां पे क्या है, हम हवा भी देते हैं भट्टी के अंदर। हम अलग से पंप से या मोटर से या फैन से हम अलग हवा भी देते हैं वहां पे। तो अग्नि जो है उसका संदूषण होता रहता है, अग्नि का टेम्परेचर जो है बहुत ही ऊपर चला जाता है। तो वो भी काम हम वहां पे करते हैं। और कौन कौन से सत्वपातन करने हैं, जैसे जो खरपर नाम का एक द्रव्य है उसका हम सत्वपातन करके उसमें से यशद निकाल लेते हैं। यशद यानी कि जिंक, जिंक निकाल लेते हैं। तो वैसे बहुत सारे सत्वपातन आगे हम अभ्रक का, माक्षिक का सब सीखेंगे जब वो चैप्टर पढ़ेंगे उस समय पे। तो आपको अग्नि दिशा के बारे में पता चला, आग्नेय दिशा के बारे में। आग्नेय दिशा में अग्नि कर्म या फिर वहनी कर्म करना है। फिर उससे आगे बढ़ते हैं हम, ऐसे यहाँ से पूर्व से लेके नीचे जाके फिर ऐसे पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम वहनी कर्माणि च आग्नेये, फिर उसके बाद है याम्ये पाषाण कर्मम च। याम्य दिशा में, अभी याम्य दिशा मतलब कौन सी दिशा? याम्य मतलब यमराज की दिशा। जो यमराज होते हैं उनको बोलते हैं यम, या फिर उनकी वो जिस दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं वो दक्षिण दिशा है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ईस्ट के बाद हमने साउथ ईस्ट लिया तो उसके बाद साउथ डायरेक्शन आएगी या दक्षिण दिशा आएगी। तो उसको दक्षिण दिशा भी बोलते हैं, हम सामान्य बोलचाल में तो उसको दक्षिण दिशा ही बोलते हैं। लेकिन उसका एक और नाम है याम्य दिशा। वो यमराज की दिशा है ऐसा बताते हैं, ऐसा कोरिलेशन उसका होता है स्क्रिप्चर्स में। तो वो जो है साउथ या दक्षिण दिशा है। और यमराज को रिप्रेजेंट करने वाले जो भी कर्म होते हैं, यानी कि पत्थर वाले सारे कर्म, तो वो सब यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जो कर्म करेंगे उसका नाम है पाषाण कर्म। पाषाण कर्म, पाषाण यानी कि पत्थर। तो पत्थर का उपयोग करके करने वाले जितने भी कर्म है वो हम हमारी बिल्डिंग के साउथ डायरेक्शन में जो हमने रूम बनाया होगा वहां पे करेंगे। तो साउथ या दक्षिण दिशा जो है वो यम देवता को या पत्थर के सभी काम को, यानी कि स्टोन वर्क्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सभी पाषाण कर्म जो है वो उस दिशा में करेंगे। तो पाषाण कर्म के अंदर यहाँ पे दो उदाहरण लिए हैं, वैसे और भी होंगे। तो दो उदाहरण हमने कौन से लिए हैं? पाउंडिंग और ग्राइंडिंग। पाउंडिंग क्या है, ग्राइंडिंग क्या है, शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा, नहीं है तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आप सभी ने खलबत्ता देखा होगा, छोटा वाला जो हमारे घर में, सभी के घर में, रसोई घर में होता है, किचन में होता है। या गुजराती में उसको बोलते हैं खायणी दस्तो, है ना? तो खायणी आप सबने देखी होगी, या खलबत्ता बोलते हैं, सिलबट्टा, सॉरी खलबत्ता बोलते हैं, वो देखा होगा आपने। तो वहां पे जो काम होता है उसको बोलते हैं पाउंडिंग। जैसे हमारे किचन में अगर हमें लहसुन को पाउंडिंग करना है या अदरक को पाउंडिंग करना है तो उसकी तो पेस्ट बन जाएगी। लेकिन वो सभी वनस्पति जन्य द्रव्य है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो रस शास्त्र के जो द्रव्य है वो खनिज द्रव्य होते हैं, वो बहुत ही कठोर द्रव्य या कठिन द्रव्य होते हैं। तो वहां पे हम पाउंडिंग जब करते हैं तो वो क्या होता है कि बड़ा, जो कोई भी बड़ा टुकड़ा है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, बस उतना ही होता है और कुछ नहीं। तो उसको बोलते हैं पाउंडिंग। तो पाउंडिंग ये जो है, हम जब यंत्र सीखेंगे, उलूखल यंत्र, खलव यंत्र ये सब सीखेंगे तो उस समय पे आपको बहुत ही डिटेल में इसके बारे में पता चलेगा, उसके कुछ वीडियो दिखाऊंगा। और जब आप यहाँ पे प्रैक्टिकली आएंगे तो आपको ये पाउंडिंग का प्रोसेस तो करना ही है। रस द्रव्यों के लिए भी करना है, वनस्पति जन्य द्रव्यों के लिए भी करना है। तो ये जो है, ये अब सिंपली समझ सकते हैं कि घर में जो खायणी दोस्तों है, जो खल बनता है उसके अंदर, खल के अंदर जो पाउंडिंग करते हैं, बड़े टुकड़े को तोड़ के छोटे टुकड़े में करना। तो ऐसे बहुत सारे कर्म हमें करने होते हैं। जैसे कि अभ्रक या माक्षिक, ऐसे जो हमारे द्रव्य है, माक्षिक के अंदर भी स्वर्ण माक्षिक, रौप्य माक्षिक। तो ये जो द्रव्य है वो बहुत ही कठिन होते हैं। वो डायमंड सबसे ज्यादा कठिन होता है ना, जो हीरा है, डायमंड है, वो सबसे ज्यादा कठिन होता है। उससे थोड़े ही कम कठिन ऐसे ये होते हैं। अवरोध तो फिर भी टूट जाता है, मार्कशीट तो नहीं टूटता।
बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, तोड़ने के लिए। तो ऐसे कठिन द्रव्यों को तोड़ने का काम यहाँ पे पाषाण कर्म दक्षिण दिशा में या साउथ डायरेक्शन में करना है। फिर है ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग क्या है आप सभी को पता होगा, है ना, सभी के घर में ग्राइंडर होता है। तो वो भी वही काम करता है कि जो बड़े टुकड़े हैं उसको एकदम बारीक टुकड़ों में परिवर्तित करने का, लेकिन वहां पे खलबत्ते में काम नहीं होता। शायद आपने आपकी दादी जी के जो चलाते होंगे वैसी चक्की देखी होगी, गेहूं पीसने की चक्की देखी होगी, है ना। तो वो वहां पे उस समय पे पत्थर, दो गोल पत्थर रख देते थे, नीचे एक गोल पत्थर, ऊपर एक गोल पत्थर, और फिर उसके ऊपर एक लकड़ी का हैंडल या हाथा होता है, और दो ऊपर के पत्थर को गोल गोल घुमाते जाते हैं तो गेहूं में से आटा बन जाता है। तो वो तो गेहूं के ग्राइंडिंग की बात हुई, लेकिन और भी बहुत चीजों का ग्राइंडिंग करना होता है। तो अभी तो हमारे पास क्या है कि ऐसी पत्थर की चक्की नहीं, लेकिन अलग अलग मशीनरीज होती है, या पहले के समय में भी पत्थर के कुछ ऐसे मशीनरीज हुआ करते होंगे। तो वो वहां पे ग्राइंडिंग का काम करते हैं, जो छोटे टुकड़े बन गए हैं या जो छोटे द्रव्य है उनका सूक्ष्म या चूर्णीकरण करने का काम, तो जो चूर्ण बनाने का काम है, पाउडर बनाने का काम है, वो ग्राइंडिंग जो हम है साउथ डायरेक्शन में या फिर दक्षिण दिशा या याम्य दिशा में करेंगे। तो आप नाम याद रखिए, याम्य दिशा, है ना, वहां पे पाषाण कर्म करना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं नैऋत्य दिशा। तो नैऋत्य दिशा कौन सी है, वैसे आपको अगर आपने स्कूल में थोड़ा पर्यावरण विषय में इंटरेस्ट लिया होगा तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट्स में जो बारिश आती है वो नैऋत्य कोणीय पवनों के द्वारा आती है। तो ये जो है नैऋत्य दिशा, अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो वहां पे हमें अरब सागर मिलेगा, जो गुजरात का कोस्टल एरिया है, महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया है, वो है नैऋत्य दिशा या फिर साउथ वेस्ट। तो उसका नाम है नैऋत्य दिशा। और ये जो नैऋत्य दिशा है वो रिप्रेजेंट करता है दैत्यों को। नैऋत्य जो है वो दैत्य को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी दिशा है। तो वहां पे सभी चीर फाड़ के काम, जैसे कि शस्त्र कर्म करने हैं। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट में या नैऋत्य दिशा में शस्त्र कर्म जैसे कि कटिंग, स्लाइसिंग, ऐसे सभी कर्म इस दिशा में करने हैं, क्योंकि वो दिशा जो है वो डेविल्स डेविल्स यानी कि दैत्य, तो दैत्य को ये जो है, एक होते हैं देव और दूसरे होते हैं दैत्य। तो दैत्य को या डेविल को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो है हिंसा को रिप्रेजेंट करते हैं, वायलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए वहां पे उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है काम, कटिंग वर्क, स्लाइसिंग वर्क, जो कुछ भी काटना है ना, चाकू लेके काटना है, जो कोई भी धारदार हथियार होता है उससे काटने का काम है, वो सभी चीजें हम वहां पे करेंगे। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपको समझ में आया होगा, ये नैऋत्य दिशा। अब उसका रिप्रेजेंटेशन याद रखेंगे तो ये पूरा ही प्लान आपको बड़ी इजीली याद रह जाएगा कि ये जो नैऋत्य दिशा है या साउथ वेस्ट रीजन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वो रिप्रेजेंट करता है डेविल को यानी कि दैत्य को। तो हमें वहां पे नैऋत्य में शस्त्र कर्म करने चाहिए। फिर है वारुणे क्षालनादिकम। नैऋत्य शस्त्र कर्माणि, वारुणे क्षालनादिकम। तो वारुण दिशा, ये कौन सी दिशा है, वारुण दिशा। तो आपको ऐसे पता चला होगा साउथ वेस्ट के बाद है वेस्ट। तो ये जो वेस्ट या फिर पश्चिम दिशा है, हम यहाँ पे सामान्य भाषा में बोलते हैं पश्चिम दिशा, लेकिन ये जो है वेस्ट या पश्चिम दिशा, उसी को बोलते हैं वारुण। वारुण क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो दिशा जो है वो वरुण देवता को रिप्रेजेंट करती है। वरुण देवता जो है पानी के, बारिश के देवता है। तो वहां पे हमें क्षालन कर्म, कुछ भी जो कुछ भी वॉशिंग है, धोने का काम है, जैसे कि हम नई नई वनस्पति लेकर आए हैं, तोड़ के आए हैं, है ना, तो पहले हम उसको धो लेंगे पानी से, बाद में उसका यूज करेंगे। या इन प्रोसेस भी, जैसे कि मुझे अदरक को जब मैं प्रोसेस करता हूँ तो मुझे उसको अदरक को एकदम गर्म करके फिर मुझे गोमूत्र के अंदर बुझाना है या दूध के अंदर बुझाना है। तो बाद में वो अदरक जो है वो दूध वाला हो जाएगा, गौमूत्र वाला हो जाएगा। अगर मैं तांबे को गर्म कर रहा हूँ तो फिर वो जो है तांबा जो है वो गर्म करके उसको मैं तेल में भिजाता हूँ तो वो तेल वाला हो जाएगा। तो उसको मुझे साफ करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। गंधक को मैं पिघला के दूध में डालता हूँ तो वो दूध वाला, घी वाला हो जाएगा, वहां पे उसको धोना पड़ेगा। तो जितने भी वॉशिंग के जो काम है वो सभी हमें वेस्ट डायरेक्शन में करने चाहिए, क्योंकि जो पश्चिम दिशा है
वो वरुण देवता को रिप्रेजेंट करती है, लॉर्ड ऑफ रेन्स। तो बारिश के जो देवता है उसको तो वहां पे हमें क्षालन कर्म करना चाहिए। और बाद में आगे बढ़ते हैं। वेस्ट के बाद है नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट जो है पाकिस्तान के साइड की जो दिशा है, भारत के मैप में आप देखेंगे तो पाकिस्तान के तरफ की दिशा है, या ऐसे भी हम उसको जानते हैं वायव्य दिशा, है ना। जब हमारा भारत के अंदर, जब हमारा समर सीजन खत्म होता है और मॉनसून सीजन शुरू नहीं हुआ रहता है ना। समर सीजन शुरू खत्म हो गया और मॉनसून शुरू नहीं हुआ, तो उस समय पे बीच में 15-20 दिन का एक सीजन होता है। शायद किसी ने नोटिस किया होगा उसको। ये बोलते हैं वायु का सीजन बोलते हैं। तो इसी दिशा में से, वायव्य दिशा में से बहुत सारी हवा पवन वहां पे आता है। और कुछ जगह पे आपने पढ़ा भी होगा, अगर स्कूल में ध्यान दिया है तो, ये वापिस आते हुए पवनों की ऋतु ऐसा बोलते हैं। तो उस दिशा में से बहुत सारा हवा आता है, क्योंकि वो पूरा सूखा एरिया है। राजस्थान का कच्छ का वहां पे डेजर्ट है, पाकिस्तान का डेजर्ट है, और अफगानिस्तान का पूरा ही सूखा प्रदेश है, एकदम पत्थर का प्रदेश है। तो वहां पे जो है बारिश नहीं होती, लेकिन पवन सिर्फ सूखा सूखा पवन चलता रहता है। आपको ऐसे भी पता होगा, है ना, रुक्ष गुण होता है वायु का, तो सूखा पवन वहां पे चलता रहता है। तो वहां पे क्या कर्म करना है? शोषणम वायु कोणे, शोषण कर्म करना है। तो ये जो वायु कोण है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, वहां पे हमें वायव्य दिशा, है ना, नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य दिशा। तो यहाँ पे हमें शोषण कर्म करना है। अभी शोषण कर्म मतलब क्या? शोषण कर्म मतलब ड्राइंग ऑफ ड्रग्स। सब चीजें सुखानी है हमें वहां पे, नॉर्थ ईस्ट या वायव्य दिशा में हमें सब चीजें सुखानी है। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वहां पे, ये वायव्य डायरेक्शन होती है, ये वायु देवता को रिप्रेजेंट करती है। तो कोई भी चीज अगर हमें सुखानी है तो हमें हवा की, पवन की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो है वायव्य कोण से आती है, वायु कोण से आती है। इसीलिए हमें जो कुछ भी सुखाने का काम करना है तो वो हमें वहां पे वायु दिशा में करना चाहिए। और वो भी इजीली वहां पे पॉसिबल है। देखिए आप, वेस्ट डायरेक्शन है ना, उसके पास का ही दिशा, वहां पे हमने कुछ धोया है, धोने का काम किया है, वॉशिंग क्षालन कर्म वेस्ट में किया है, तो उसी के बाजू में जो एरिया होगा वो सुखाने का एरिया होगा, है ना, सीधी सी बात है। हम जो कुछ भी वॉशिंग करते हैं, धोते हैं, तो उसको सुखाना भी पड़ता है। तो वहां पे हमें सुखाने का काम नॉर्थ वेस्ट में करना है या वायु कोण में करना है। बाद में नॉर्थ डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ये जो नॉर्थ या उत्तर दिशा है, वो जो है शोषणम वायु कोणे वेद कर्मो उत्तरे तथा, वेद कर्मो उत्तरे तथा। तो उत्तर दिशा में हमें वेद कर्म करना है। भी ये वेद कर्म क्या है वो भी देखेंगे। तो उत्तर दिशा में जो है वेद कर्म कैसे करना है? पारद संस्कार जब हम पढ़ेंगे ना, मर्क्यूरी का चैप्टर पढ़ेंगे, पारद प्रकरण, तो उस समय पे पारद के 18-19 संस्कार पढ़ेंगे। तो उसमें से जो सबसे आखिरी वाला संस्कार होता है, पारद के सभी संस्कार खत्म हो जाएंगे, सबसे आखिरी वाला संस्कार, उसको बोलते हैं भक्षण। भक्षण यानी कि वो खाना है हमें, जो पारद है वो उसको दवाई के तौर पे सेवन करना है, खाना है। तो क्या होगा? हमारा देह वेद होगा। देह वेद यानी कि हमारा शरीर जो है वो उच्च धातुओं का बन जाएगा। हमारे शरीर की जितनी भी धातुएं हैं, रस रक्त मांस में अगर वो क्षीण हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, तो वो उच्च कोटि की बन जाएगी। उसी को बोलते हैं देह वेद। तो शरीर का हमने वेद किया, ऐसा बोलते हैं। और जो लास्ट संस्कार हमने बोला भक्षण, तो भक्षण से जस्ट पहले का, यानी कि सेकंड लास्ट संस्कार जो है, आखिरी से दूसरा, वो जो संस्कार है उसको बोलते हैं लोह वेद। पहला लास्ट वाला भक्षण, और उसके पहला होता है लोह वेद। तो भारत संस्कार के दो नाम आपको अभी से पता चल गए है ना, जो लोह वेद और देह वेद, या लोह वेद और भक्षण, ये संस्कार होते हैं। तो उसमें जो सेकंड लास्ट है, तो वो वेद कर्म हमें इस दिशा में करना है। तो नॉर्थ, ये उत्तर दिशा, है ना। तो नॉर्थ या उत्तर दिशा, यहाँ पे हमें वेद कर्म करना है। कौन सा? लोह वेद। लोह वेद यानी कि कन्वर्जन ऑफ लोअर मेटल्स इनटू गोल्ड। तो जो निम्न कक्षा की जो धातुएं होती है उसको उच्च कक्षा में बदलना है। वो शरीर के अंदर हो या शरीर के बाहर हो। अगर शरीर के अंदर है
शरीर के अंदर की धातुएं कौन सी है, रस रक्त मांस मेद, है ना। तो उनको भी बदल सकते हैं उच्च कक्षा में, यानी कि लो क्वालिटी एंड क्वांटिटी के रस रक्त मांस मेद है उसको गुड क्वांटिटी एंड क्वालिटी में बदल सकते हैं। शरीर के बाहर की धातुएं कौन सी है, तो शरीर के बाहर की धातुएं है सोना चांदी तांबा लोहा, है ना, ये सभी धातुएं है। तो उसमें जो निम्न कक्षा की धातुएं है टीन और लेड, यानी कि टीन जो है वो हम बोलेंगे स्टेनस को, और लेड जो है हम बोलेंगे सीसा यानी कि प्लम्बम को। तो ये जो है बहुत ही सस्ते दाम में मिलती है, उसको निम्न कक्षा की धातुएं बोलते हैं। उसको उच्च कक्षा की धातु है, जैसे कि सोना और चांदी में कन्वर्ट कर देना है हमें। तो हम नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में देखेंगे। जो उत्तर दिशा जो है वो कुबेर देवता को रिप्रेजेंट करती है। तो आप कुबेर देवता ये याद रखिए। आप में से बहुत लोगों ने कुबेर देवता का नाम सुना ही होगा। एक्चुअली वो देवता बाद में बने, पहले वो यक्ष थे। कुबेर जो है वो एक यक्ष थे, बाद में वो देवता बने। तो जो कुबेर है वो कुबेर रिप्रेजेंट करता है उत्तर दिशा को, यानी कि लॉर्ड ऑफ वेल्थ। तो वो समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पे जो है समृद्धि बढ़े ऐसे काम वहां पे करने चाहिए। और एक्चुअली कुबेर ने भी यही किया था ना, उसको भी आते थे पारद के 18 संस्कार। उसको पारे में से पारसमणि बनाना आता था। तो आपको पारसमणि ये शब्द तो आपको पहचान वाला रहेगा, है ना, कि पारसमणि जिसको छूता है वो सोना बन जाता है। तो पारसमणि भी बनाना पड़ता है, ऐसे ही कहीं पे नहीं मिलता पारसमणि। पारसमणि बनाने का काम उसको आता था और उसने बहुत सारा सोना बनाया था, बहुत बहुत सारा। इसीलिए तो वो कुबेर जो है वो सबसे ज्यादा समृद्ध था। तो वो जो है वेल्थ, स्वर्ण जो है वो लोह वेद करके हम एक्वायर कर सकते हैं। भारत का जो 18वां संस्कार है, सेकंड लास्ट है, वो करके हम स्वर्ण बना सकते हैं और बहुत ज्यादा धनवान बन सकते हैं। तो ये जो है कुबेर देवता को रिप्रेजेंट करने वाली उत्तर दिशा, वहां पे हमें वेद कर्म करना है। तो हमने जितनी भी डायरेक्शन है उसमें से पूर्व से लेके आग्नेय दक्षिण नैऋत्य पश्चिम वायव्य उत्तर दिशा तक देख लिया। अभी एक ईशान दिशा के बारे में हमें देखना बाकी है। अभी तो देखिए कि जो राइट साइड अपर कॉर्नर है उसको बोलते हैं ईशान दिशा। या भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, जो अरुणाचल प्रदेश आसाम त्रिपुरा मिजोरम नागालैंड, है ना, ये सभी जो स्टेट है ये है ईशान दिशा में। तो उसी को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो है ईशान या फिर नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वहां पे हमें क्या करना है, स्थापनम सिद्ध वस्तु नाम प्रकुर्याद ईश कोण के। यहाँ पे आप संधि अच्छे से समझ लीजिए। प्रकुर्यात ईश कोण के, ईश यानी कि ईशान, स्थापनम सिद्ध वस्तु नाम, काम क्या करना है वहां पे, सिद्ध वस्तुओं का स्थापन करना है। सिद्ध वस्तु यानी कि क्या, हमारी फाइनल प्रोडक्ट्स जो हमने सिद्धि पाली है यानी कि ये हमें कुछ एक इतने सारे कर्म कर रहे हैं सभी दिशा में। तो सभी कर्म हो जाने के बाद फाइनल में कुछ प्रोडक्ट बनेगी। हमने चाहे पारसमणि बना लिया या हमने कोई औषधि बना ली या जो कुछ भी हमने प्रोडक्ट बनाई है वो हमें कहीं पे स्टोर तो करनी पड़ेगी। तो वहां पे जो है नॉर्थ ईस्ट दिशा में उसको स्टोर करना है। स्थापनम सिद्ध वस्तु नाम प्रकुर्यात ईश कोण के पदार्थ संग्रह कार्यो रस साधन हेतुकः। और जो हमारा रॉ मटेरियल का स्टोरेज है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट का स्टोरेज है, हमारा इंस्ट्रूमेंट का जो स्टोरेज है जो बैकअप में होते हैं, वो सभी हम वहां पे रस साधन के लिए जो कुछ भी हमें पदार्थ संग्रह की जरूरत पड़ेगी, रस साधन यानी कि पारद कर्म जो हमें करना है, तो उस कार्य के लिए जितने भी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स रॉ मटेरियल्स और सिद्ध वस्तु यानी कि फाइनल प्रोडक्ट्स, तो उन सभी को हमें नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान्य दिशा, ईशान्य या ईशान, तो जो ईशान्य दिशा है वहां पे हमें औषध का संग्रह करना है। फिर वो रॉ ड्रग्स हो यानी कि वनस्पति पेड़ पौधे में से जो लाए हैं वो हो, या रॉ ड्रग हो या फाइनल प्रोडक्ट हो, जो कुछ भी हो, मतलब कि सभी तरह का स्टोरेज जो है हमें यहाँ पे करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो जो नॉर्थ ईस्ट है ये ईशान या ईश, ईश मतलब क्या है, ईश मतलब भगवान। तो ईशान दिशा जो है वो ईश को रिप्रेजेंट करती है, ईश को यानी कि भगवान को रिप्रेजेंट करती है। तो सीधी सी बात है कि जो कोई भी वहां पे उनकी शरण में रहता है वो हमेशा सेफ रहता है। तो हमारे
जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, जिसको हमें, ऐसी जो कुछ भी चीज है जिसको हमें संभाल के रखना है, तो हमारा जो कुछ भी लॉकर रहेगा, तिजोरी रहेगी, या कुछ सोने जिसके अंदर इंग्रेडिएंट होता है, ऐसी दवाइयों को हम लॉकर के अंदर रखते हैं। तो ऐसा जो कुछ भी रहेगा, या इन जनरल जो कुछ भी हमारे रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट जो कुछ भी होगी, सभी का स्टोरेज जो है हम ईशान दिशा में, ईस्ट दिशा में या भगवान की दिशा में करेंगे। तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किसके लिए है? स्टोरेज के लिए। तो ये हमने सभी दिशाओं के बारे में आज देखा यहाँ पे। तो ये जो प्लान है, ये आप अच्छे से याद रख लीजिए। ये जो प्लान है, अगर आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे पीडीएफ भी मैं आपको उसमें एक्सेल शीट में तो डाल ही दूंगा, गूगल शीट में तो, लेकिन अभी 2-3 दिन से रह गया है मेरा उसमें डालना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में ये एक डायग्राम बना दीजिए, ऐसा एक पेज पे, लाइनिंग वाले पेज पे या ब्लैंक पेज पे, या जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे, और उसका फोटो निकाल के मुझे भेज दीजिए, है ना। ये आपका आज का होमवर्क है, समझ लीजिए। तो प्लान ऑफ रसशाला, क्योंकि जब एग्जाम में रसशाला, ये 10 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो एग्जाम में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना होता है और सही बॉक्स में सही इंफॉर्मेशन लिखना होता है ना। तो 10 मार्क का क्वेश्चन जो होता है सिर्फ इतना होता है, रसशाला, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट रसशाला, ऐसा 10 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो वहां पे ये सारी दिशाओं के नाम और हर एक दिशा में क्या कर्म होता है और कौन सा कर्म होता है, जैसे कि शस्त्र कर्म हो तो उसके अंदर कटिंग एंड स्लाइसिंग होता है, औषध संग्रह तो वहां पे ये स्टोरेज ऑफ ड्रग्स होता है, और वो कौन सी दिशा में, ये पूरा डायग्राम आपको करना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोबेबली आज शाम को तो मैं कल परसों का और आज का सभी वीडियोस और सभी पीडीएफ वहां पे ऐड कर दूंगा। फिर भी आप आज ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नोटबुक में आप बनाइए पेंसिल से या पेन से, है ना, और मुझे आप आपका जो फोटो निकाल के भेज दीजिए। फिर तो ये रसशाला के अंदर हमने क्या क्या देखा, रसशाला क्या होती है, कहाँ पे होनी चाहिए, उसका बिल्डिंग कैसा होना चाहिए, वो बिल्डिंग का प्लान कैसा होना चाहिए, पूरे बिल्डिंग में कौन सा कमरा कौन सी दिशा में बनेगा, है ना, कौन सा प्लेस जो है कौन सी दिशा में बनेगा, और वहां पे रसशाला में क्या काम करना है। तो रसशाला के बारे में आपको काफी सारी जानकारी अभी मिल चुकी है कि रसशाला में क्या क्या कर्म होते हैं, कौन कौन सी दिशा में या कौन कौन सी जगह पे कर्म होते हैं। अभी आगे हमें देखना है इक्विपमेंट्स, डायरेक्शन सारी हमने देख ली है ना, ईस्ट डायरेक्शन से शुरू करके पूरा सर्कल करके नॉर्थ ईस्ट तक हमने देख लिया। अभी जो है इक्विपमेंट्स के बारे में देखना है। तो वैसे आज तो समय ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, तो देखेंगे बाद में कल के लेक्चर में। तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स है, वैसे तो इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट्स के बारे में तो अलग पूरा चैप्टर है, वहां पे हम पढ़ने ही वाले हैं। लेकिन वहां पे ना सिलेबस में 8-10 इंस्ट्रूमेंट्स ही दिए हैं, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दिए। तो ठीक है, एग्जाम पर्पज से आप उतने इंस्ट्रूमेंट्स थियरी के पोर्शन में याद रखिएगा जब हम यंत्र प्रकरण पढ़ेंगे उस समय पे। लेकिन ये सभी जो इक्विपमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे प्रैक्टिकली आपको यूज करने हैं। अगर ये यूज करना नहीं आएगा तो आप प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाएंगे। तो सभी इंस्ट्रूमेंट, सभी इक्विपमेंट्स के बारे में सीखना जरूरी है। तो ये जो सब है, यहाँ पे सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, लेकिन वो क्या है, उसका काम क्या है, वो सभी हम सीखेंगे अगले क्लास में। तो आज यहाँ तक इतना रखते हैं। हमारे सिलेबस में अभी हम कॉन्सेप्ट ऑफ रसशाला और रस मंडप पढ़ रहे हैं। पार्ट रसशास्त्र पेपर 1 पार्ट ए का फर्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर ये देख रहे हैं। बाद में हम यहाँ पे यंत्र के ऊपर जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स जो है चैट में अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए। कुछ आज के क्लास में जो कुछ अगर समझ में नहीं आया, ऐसा हो कौन सी दिशा में क्या होता है ना, दिशा के नाम वगैरह, तो भी आप पूछिए, अभी भी पूछ सकते हैं 2-4 मिनट है, या फिर आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। और हाँ, एक और चीज आपको सभी को बतानी है कि वैसे तो ये पीडीएफ या रिकॉर्डिंग वगैरह आप देखते हैं, है ना, रिवाइज करते होंगे पीडीएफ में से, लेकिन इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। जरूर पढ़िए, एग्जाम पर्पज से भी पढ़िए, लेकिन एग्जाम के लिए ही आपको टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक पढ़ना जरूरी है। तो शायद आप सभी के पास तो टेक्स्ट बुक होगी नहीं, है ना, जिन लोगों ने पहले से इश्यू करवा ली थी तो उनके पास होंगी टेक्स्ट बुक। तो उसमें से फोटो निकाल के भेज दीजिए दूसरे स्टूडेंट्स को, है ना, सभी एक दूसरे की हेल्प करिए।
और रेफरेंस बुक तो शायद किसी के पास भी नहीं होगी। तो वैसे तो मैं श्लोक लेता ही हूँ स्लाइड में, लेकिन फिर भी जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो रेफरेंस बुक पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे ये जो श्लोक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा रहेगा, है ना, कि रस रत्न समुच्चय चैप्टर 6 श्लोका नंबर 11। तो आपको रस रत्न समुच्चय खोलना है, देखना है कि वो बुक क्या है ना। तो ये रस रत्न समुच्चय, रस तरंगिणी और जितने भी बुक्स जो जो भी हमने रेफरेंस लिए हैं, वो रेफरेंस बुक सिर्फ टेक्स्ट बुक के ऊपर आधारित नहीं रहना है। हाँ, अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो सिर्फ ये पीडीएफ से पास नहीं हो सकते, आपको टेक्स्ट बुक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है ना, कि आपको मुझे मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए, मुझे डिस्टिंक्शन चाहिए, तो आपको रेफरेंस बुक खोलना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसको पढ़ना ही। तो ये बात ख्याल रखिए। सिर्फ ये मैं जो नोट्स देता हूँ उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। वो तो है ही, वो तो क्विक रिवीजन के लिए है, ये जो पीडीएफ है वो सब क्विक रिवीजन के लिए है, लेकिन टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक के साथ साथ रेफरेंस बुक जरूर पढ़िए। अगर किसी ने ये चैट में अपनी अटेंडेंस नहीं भेजी है तो भेज दीजिए, और अटेंडेंस भेजने के बाद ही आप लीव करिए।